So now we are going to study a new topic called portfolio management. हेडिंग दे दो न्यू पेज पे। अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट मींस इन्वेस्टमेंट्स। पोर्टफोलियो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट, भले वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में हो या प्रेफरेंस शेयर्स में हो या आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा या म्यूचुअल फंड या एफडी। मैं आपको वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एफडी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं जहां पर पब्लिक अपना जो भी सेविंग्स होता है उसको इन्वेस्ट करती है। अब पर्पस क्या होता है? ऑब्वियसली पर्पस किसी का भी क्या होगा? टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न एकदम हाईएस्ट कमाना है। बराबर है, कोई भी आदमी वही चाहेगा कि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स या रिटर्न मिले। ठीक है, ये तो होता ही है, लेकिन जो एक्सट्रीमली क्रूशियल होता है, जो पब्लिक जिसको इग्नोर करती है, और मेरे अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टू मिनिमाइज रिस्क। इसको पब्लिक ध्यान नहीं देती। मतलब अगर मैं आपको भी पूछूंगा ना, समझो लेट्स से अगर मैं बोलता हूं ए और बी दो कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, इनमें अगर मैं बोलता हूं ए में पैसा डालोगे 10% रिटर्न मिलेगा, 10% कमाने मिलेगा, बी में डालोगे 15% रिटर्न मिलेगा, बताओ आप अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करोगे? अब जनरली कोई भी अगर खाली इतना डिटेल दिए है तो आप लोग क्या, मैं भी यही बोलूंगा 15%, अगर इतना ही डिटेल दिया है तो। लेकिन अगर साथ में इसके साथ में बोलता हूं रिस्क, इधर है ना आपका 2% का रिस्क है और यहां पर आपका 10% का रिस्क है। अब कौन सा अच्छा है? अभी ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर देखो रिस्क है ना 5 टाइम्स है इधर, लेकिन रिटर्न 5 टाइम्स नहीं है, करेक्ट? सो ऐसे भी ज्यादा ही रिटर्न देगा कोई भी। क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, तो हाई रिस्क लेगा तो हाई रिटर्न आएगा ही। अपना तो दूसरा अपने नॉर्मली सब पब्लिक यही देखते हैं रिटर्न किस में ज्यादा है, वो लोग कभी पूछते ही नहीं। कभी समझो आपको भी कोई जब इन्वेस्ट करना चाहोगे शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में, आपको कोई टिप देता है ए में इन्वेस्ट कर 10%, बी में इन्वेस्ट कर 15%, तो आप उसको कोई कभी नहीं पूछने वाले क्या रिस्क है, आप सीधा बोले अच्छा बी में इतना मिल रहा है, ओके बी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा ना, जैसे आपने सुना होगा एफआईआई, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, उनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है। उन लोग ये तो कैलकुलेट करते हैं, ये भी कैलकुलेट करते हैं, और फिर वो दोनों देख के उन लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ऑलवेज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पर्पस दो चीज होता है, टू अर्न मैक्सिमाइज रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न, एंड टू मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, इतना बात क्लियर? अब मैक्सिमम रिटर्न कमाना वो पार्ट है ना, जब हम लोग करेंगे समझ तो वो इजी होगा सॉल्व करना। लेकिन जो सबसे ट्रिकी पार्ट होगा ना, हाउ टू मिनिमाइज रिस्क, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पे भी बहुत सारे सम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन तो इक्विटी शेयर्स के सम्स होंगे, यही सबसे ज्यादा है। तो पहले वो जो बाकी के जो छोटे मोटे हैं ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन विल गो टू द इक्विटी शेयर्स। सो इतना पहले लिख दो आप लोग जो मैंने लिखा स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले जो सम करेंगे हम लोग, वो करेंगे क्वेश्चन नंबर Question number 6. What will be the maturity amount of investment of 1 lakh rupees today after 3 years? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे आज 3 साल के लिए,
तो मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा 3 साल बाद? इफ इंटरेस्ट एट 12% इज कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। सो फ्यूचर वैल्यू क्या होता है? इट इज अ प्रिंसिपल 1 plus r raised to n. So if compounded annually बोला है, then half yearly, quarterly और monthly. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका? 1 लाख रुपीज। वन प्लस नो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है तो 12% है। 12% मतलब 12/100, दैट इज 0.12। और कितने साल के लिए? 3 साल, बराबर है। और अगर हाफ ईयरली होगा तो साल का 12% इंटरेस्ट, तो 6 महीने का 6% हुआ, तो 6% मतलब 6/100, 0.06। अब हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा तो 3 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? हर हाफ ईयर के बाद, तो 3 साल में 6 बार कंपाउंडिंग होगा, नंबर ऑफ टाइम्स। अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट साल का 12%, तो क्वार्टरली 3%, 3% मतलब 3/100, तो 0.03। सो अगर क्वार्टरली 3% है तो 3 साल में कितने क्वार्टर होंगे? 12 क्वार्टर्स। और अगर मंथली होगा तो मंथली 1% मतलब 0.01, और 3 साल में 36 टाइम्स। अभी करने का कैसे? ये देखो, 1.12 इंटू करने का, और सिर्फ 2 बार इक्वल टू, जितना नंबर है ना 3 है ना, तो 2 बार है, एक कम, क्योंकि एक तो इधर ऑलरेडी है। सो 1.12 इंटू 2 बार इक्वल टू करोगे, ठीक है, तो 1.404 कुछ होता है। इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1,40,493। ये है ना, ये आपको कैसे करना पड़ेगा? 1.06 ब्रैकेट के अंदर इंटू करके 5 बार इक्वल टू, एक जितना भी नंबर है उससे एक कम, 1.06 5 बार मतलब इंटू करके 5 बार इक्वल टू 1.06 इंटू करके, तो 1.4185 कुछ आ रहा है, इंटू 1 लाख करोगे, सो 1,41,852 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करोगे? 1.03 करके इंटू करके कितनी बार? ये इक्वल टू 11 टाइम्स। 1.03 इंटू करके 11 टाइम्स किया तो 1.4257 कुछ आता है। इसको इंटू 1 लाख करोगे तो 1,42,576 होगा। और इसके लिए आपको 1.01 इंटू 35 टाइम्स आपको इक्वल टू प्रेस करना है, करो, और फिर जो आता है उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करो। ये 1.43076 कुछ आता है, इंटू 1 लाख करोगे तो 1,43,076 होगा। तो ये लिख दो। ये टॉपिक में जब अभी जैसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में CAPM सिखाया था, ये भी टॉपिक मोर और लेस ज़्यादा करके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। सो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आगे जाके बहुत यूज आएगा जब आपके पास सरप्लस फंड्स होंगे टू इन्वेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया आपने। इसी तरह से आप करेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, जॉन इनहेरिटेड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन हिज अंकल्स डेथ। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए पहले है ना, मुझे आप लोग को बॉन्ड और प्रेफरेंस का वो कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा। सो मैं ये कैलकुलेशन समझा देता हूँ क्या है। बॉन्ड
बॉन्ड्स आर क्या होता है, बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स। टू रेज फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। अब जनरली ये कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट इश्यू करती है। तो जैसे आपने गवर्नमेंट में सुना होगा आरबीआई बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, ठीक है। फिर देन लोकल म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड्स भी आता है, एंड इवन प्राइवेट कंपनीज में भी करते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे आपने सुना होगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड्स, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती है, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और प्राइवेट सेक्टर में L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ICICI बॉन्ड्स। तो ये कोई भी इश्यू कर सकता है, ठीक है। सो बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू रेज फंड्स फॉर लॉन्गर टर्म, और ये कोई भी इश्यू कर सकता है। जनरली कौन यूज करता है, गवर्नमेंट, देन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, म्युनिसिपैलिटी, एंड इवन प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स है, वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड, इसका नाम इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है, या एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, या इश्यू प्राइस। ये मैं एक एग्जांपल में सब समझाऊंगा। और दूसरा है YTM। YTM का मतलब होता है यील्ड टिल मैच्योरिटी। ये यील्ड किसको मिलता है, इन्वेस्टर को, तो उसके लिए रेट ऑफ रिटर्न है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बॉन्ड होल्डर। और जो समझो यू आर द बॉन्ड होल्डर, जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो कंपनी के लिए KD भी हो गया। ठीक है, या IRR बोलो, IRR किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। और ये KD PE फैक्टर भी हो गया, क्योंकि जितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, अगर आपको 15% बॉन्ड पे मिल रहा है, मतलब 15% पे NPV 0 आएगा, तो आपको एग्जैक्ट 15% मिल रहा है, ठीक है। तो ये अभी इस टर्म्स का मीनिंग मैं एक एग्जांपल के अंदर समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। समझो फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड है 1000 रुपये, बॉन्ड की लाइफ है 4 साल, 4 साल का ड्यूरेशन है, और उसके बाद बॉन्ड रिडीम हो जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू है 1100 रुपीज, ठीक है। कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट समझो 10% है, ठीक है। और बोला है YTM 11% है। अब इसका मतलब क्या है, YTM 11% मतलब अगर आप इस बॉन्ड को होल्ड कर रहे हो टिल द मैच्योरिटी, मतलब 4 इयर्स तक आपको होल्ड कर रहे हो, तो आपको इस पे 11% रिटर्न छूटेगा, मतलब उतना आपको मिलेगा 11%। अब ये करते कैसे है, ये जरा देख लो। अगर मैं कैपिटल बजटिंग मेथड से यूज करता हूं, ये क्वेश्चन है और सॉल्यूशन, कितने साल का लाइफ है, 4 साल। यू आर द बॉन्ड होल्डर, आपको 4 साल तक क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो 1000 रुपए का 10% 100 रुपए मिलेगा। और 4th ईयर के एंड पे जैसे नॉर्मल मशीन्स का सैलवेज होता है, वैसे का रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा 1100। नाउ इसमें पूछा है, समझो व्हाट इज द इश्यू प्राइस। अभी आपको यील्ड कितना मिल रहा है, 11%, तो मतलब 11% आपको एग्जैक्ट यील्ड कमाने मिल रहा है, तो 11% पे एनपीवी क्या होना चाहिए, एनपीवी 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा ना, इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट अर्निंग मोर देन 11%, यू आर नॉट अर्निंग लेस देन 11%, यू आर अर्निंग एग्जैक्ट 11%। तो अभी क्योंकि ये 4 अमाउंट सेम है, तो इसको जीटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अलग है तो इसको 4th ईयर के इंडिविजुअल पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो 1 डिवाइड बाय 1.11, 4 बार इक्वल टू करो तो फोर्थ ईयर का आता है 0.6587 और जीटी प्रेस कर दोगे तो 4 साल का टोटल आएगा 3.102। अब मल्टीप्लाई करोगे 100 को 3.102 से मल्टीप्लाई करोगे तो 310.2 आएगा और 1100 को 0.6587 से मल्टीप्लाई करोगे तो 724.57 आएगा। सो पीवी इनफ्लो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1034.77। क्योंकि एनपीवी जीरो चाहिए, क्यों जीरो चाहिए? क्योंकि आपको एग्जैक्टली 11% रिटर्न मिल रहा है, 11% आपका आईआरआर है। सो आईआरआर पे एनपीवी जीरो है। तो आउटफ्लो भी कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। सो कंपनी को इशू कितने प्राइस पे करना चाहिए? 1034.77 पे इशू करना चाहिए। अगर समझो ये ऑलरेडी इश्यूड है, अगर ये ऑलरेडी इश्यूड है तो मार्केट में ये क्या प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए? 1034.77 पे ट्रेड करेगा तो आपको 11% रिटर्न मिलेगा। सो वो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होगी। सो अगर फ्रेश इश्यू है तो इश्यू प्राइस होगा, एग्जिस्टिंग इश्यू है तो मार्केट प्राइस होगा। ये बॉन्ड का वैल्यू है या इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इनको ये सब क्यों बोलते हैं सेकंड नीचे वाला पार्ट को? जितना आपको यील्ड टिल मैच्योरिटी आपको 11% रिटर्न मिल रहा है तो 11% पे एनपीवी जीरो है, मतलब वो आपका आईआरआर है। उसी को हमने पीई फैक्टर भी लिया तो ये पीई फैक्टर भी हो गया। अब जो आपको 11% रिटर्न मिल रहा है तो कंपनी या गवर्नमेंट जो आपको 11% दे रही है उसके लिए तो वो कॉस्ट है, तो केडी हो गया, कंपनी के लिए तो कॉस्ट है। तो वाईटीएम आपके लिए बॉन्ड होल्डर के लिए रिटर्न है, कंपनी के लिए कॉस्ट है, आपका रिटर्न आईआरआर और वही आईआरआर पे पीई फैक्टर। अभी इसी को अगर हम लोग को फॉर्मूला बेसिस से करना है तो फॉर्मूला क्या देखो वैल्यू का, ये फॉर्मूला इसको इतना सिंपल तरीके से भी करते हैं। हम लोगों ने 1034.77 कैसे निकाला? 100 को हम लोगों ने पहले 3.102 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 310.2 और फिर 1100 को हमने 0.6587 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 724.57 और इन दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड, तो 1034.77। इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। 100 इज व्हाट? इंटरेस्ट इनटू ये क्या है? जीटी, पी फैक्टर का जीटी। 1100 इज व्हाट? रिडेम्पशन वैल्यू इनटू ये जीटी नहीं, ये खाली पी फैक्टर है। तो ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू जीटी पी फैक्टर प्लस आरबी इनटू पी फैक्टर। बहुत सिंपल है। अब आप कैसे भी आंसर निकालो, भले फॉर्मूला से निकालो या कैपिटल बजटिंग मेथड से निकालो, आंसर तो वही आने वाला है और अपने को तो खाली उस पर टिक करना है। अब वो कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट आई यू कैन डू इज, आपके लिए मैं दो ऑप्शन रखता हूँ, आप ये पूरा इतना लिख दो और करके कि किसी भी तरह से हम लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। तो इतना पूरा पार्ट लिख दो। सो आज के लिए इतना ही बहुत है, सफिशिएंट है।